जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। इस श्रृंखला में हम गवाह नंबर 17 जो कि बिहार का था, रघुनी, उसकी गवाही हम लोगों ने देखी थी और इसके बाद गवाह नंबर 18 की गवाही आज हम लोग देखेंगे। गवाह नंबर 18 भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। गवाह नंबर 18 है सार्जेंट टेरी, वो पुलिस अधिकारी जिसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार किया था। 17 जून 1930 को उसकी गवाही हो रही है। स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुआ। रघुनी की गवाही इस दिन भी चली थी और उसकी गवाही के बाद सार्जेंट टेरी को बुलाया गया है और टेरी अपना बयान देना शुरू करता है। अदालत बैठी हुई है, जैसा कि पहले चल रहा था। क्रांतिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा है, मतलब कोई भी अभियुक्त उपस्थित नहीं है। 2 जेलों में क्रांतिकारी बंद थे, बोस्टल जेल और लाहौर सेंट्रल जेल। दोनों जगह के असिस्टेंट जेलर आकर के अदालत को बताते हैं कि अभियुक्तों ने अदालत में आने से मना कर दिया। अदालत में 3 जजों का जो पैनल था वो बैठा हुआ था और साथ ही जो सरकारी वकील थे वो सब यहां पर बैठे हुए हैं और अदालत की कार्यवाही, अदालत में सुनवाई शुरू होती है। सार्जेंट टेरी को बुलाया जाता है, गवाह नंबर 18, और फिर वो अपना बयान देता है। सबसे पहले देखिए उसका परिचय दिया गया है प्रोसीडिंग बुक में और वो इस तरह से है। H.G. टेरी, सार्जेंट, पंजाब पुलिस, दिल्ली में नियुक्त। परिचय से यह साफ होता है कि पंजाब पुलिस का ये जवान है। उस समय दिल्ली में डिप्टेशन पर था और अभी फिलौर में उसकी नियुक्ति थी और वहां से उसे बयान देने के लिए बुलाया गया था। बयान का सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि इसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, जो 8 अप्रैल 1929 को दोनों ने असेंबली में बम फेंका था, जिसे अब संसद कहते हैं, वहां से गिरफ्तार किया था। सार्जेंट टेरी के बयान को लेकर के हम लोगों ने पहले भी देखा है, वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आप उसको देखिएगा कि असेंबली में उस दिन क्या हुआ था। सार्जेंट टेरी ने जो कहा था, इसका बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तरह से ये प्रत्यक्षदर्शी है काफी कुछ, कि वहां पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी, क्या हुआ था। बयान के मुख्य हिस्सा को देख लेते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुखदेव की टिप्पणी। आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से सुखदेव की उस टिप्पणी पर ही हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है इस केस के लिए भी, भगत सिंह के तमाम चाहने वालों के लिए भी, और ये हर किसी को बहुत ही जानना जरूरी है कि वास्तव में सरकार ने क्या साजिश रची थी भगत सिंह को फंसाने के लिए, भगत सिंह को फांसी तक पहुंचाने के लिए, और वास्तविकता क्या थी। अपने बयान के शुरुआत में आप देखिए, कहता है सार्जेंट टेरी कि मैं 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में लेडीज गैलरी में नियुक्त था। मैंने 12:30 बजे के करीब एक धमाके की आवाज सुनी और जब मैं नीचे चैम्बर से देखने लगा और जब मैं नीचे चैम्बर में देखने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने मध्य चैम्बर से, जहां सर जॉर्ज शुस्टर बैठे हुए थे, नीला धुआं उठता देखा और एक नक्शा वो बनाया गया था असेंबली का। उस नक्शे के हिसाब से वो बताता है कि मैं नक्शा एग्जिबिट PEX देख रहा हूं और इसी से असेंबली हॉल की रूपरेखा व्यक्त होती है। और नक्शे के हिसाब से वो बताता है कि नक्शे पर जो पॉइंट E है वो एक दरवाजा है जिससे कॉरिडोर की ओर जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर मैं पॉइंट E की ओर दौड़ा, वहां से फिर असेंबली की हिस्सा में, बीच वाला हिस्सा मैं देख सकता था। जी वो पॉइंट है जहां से मैंने बम का धुआं उड़ता हुआ देखा और पिस्तौल के गोली चलने की आवाज सुनी। मैंने किसी को पिस्तौल चलाते हुए नहीं देखा, मैंने सिर्फ गोली की आवाज सुनी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। वो नक्शे के हिसाब से बताता है कि पिलर J के पास मैंने 2 व्यक्तियों को लेडीज गैलरी और मध्यम दरवाजे के बिल्कुल बीच में पॉइंट K के नजदीक अकेले खड़े हुए देखा। उनके पास कोई और व्यक्ति नहीं था, लेकिन उनसे दूसरी ओर कुछ व्यक्ति बीच के दरवाजे की ओर दौड़ रहे थे। मेरे और उनके बीच में कोई और व्यक्ति नहीं था। मैंने जब उनको पहली बार देखा, ये बता रहा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में, तो वे पूरे जोश के साथ जोश में थे और तेज आवाज में, गर्जदार आवाज में बोल रहे थे, डाउन विद इंपीरियलिज्म। उनका मुंह मेरी तरफ था और कहता है कि वह व्यक्ति भगत सिंह, जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ, मेरे नजदीक था। उसके दाएं हाथ में एक पिस्तौल थी जिसका मुंह नीचे की तरफ था। दूसरा व्यक्ति बीके दत्त, जिसका नाम भी मुझे बाद में मालूम हुआ, उसी के साथ खड़ा था। मैं पॉइंट J से उसके पास पहुंचा। मैंने भगत सिंह के दाएं हाथ से पिस्तौल छीन ली।
आप प्रोसीडिंग बुक में देखिए, यहां सुखदेव की टिप्पणी है। वो लिखते हैं कि मैं हिंदी बता रहा हूं, उस पल भगत सिंह के हाथ में कोई पिस्तौल नहीं थी। पिस्तौल सभा के अधिकारी मेंबर की कुर्सी से लाई गई थी, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि यह वही पिस्तौल है जो सैंडर्स के मर्डर में इस्तेमाल की गई थी। साथियों, यह सुखदेव की टिप्पणी है। टेरी कह रहा है अपने बयान में कि भगत सिंह के दाएं हाथ में पिस्तौल थी, मैंने देखा और मैंने पिस्तौल छीन ली। बहुत सारे अलग अलग गवाहों ने कहा कि पिस्तौल की आवाज सुनी, गोली चलने की आवाज सुनी, पिस्तौल मैंने गोली चलाते हुए भगत सिंह को देखा था। कुछ ने यह कहा कि वहां कुर्सी पर पिस्तौल थी जिसे पुलिस ने जब्त की थी। और यहां सुखदेव कह रहे हैं कुछ और। सुखदेव कह रहे हैं कि भगत सिंह के पास कोई पिस्तौल नहीं थी, कहीं और से पिस्तौल ला करके वहां रखी गई। पिस्तौल जो है वो असेंबली के किसी सदस्य के पास से लाई गई थी, वहां को रखी गई, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये वही पिस्तौल है जिससे सैंडर्स का मर्डर हुआ था। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कितना बड़ा एक कितनी बड़ी साजिश रची थी। हकीकत यही है, भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त दोनों के पास ही कोई पिस्तौल नहीं थी उस समय। चूंकि ये मुठभेड़ करने नहीं गए थे, इन्हें भागना वहां से नहीं था, इनका मकसद था बम फेंक करके बिना किसी इंसान को मारे अपने उद्देश्य को बताना, और साथ ही जो जन विरोधी कानून दो बन रहे थे उनका विरोध करना। ऐसी स्थिति में पिस्तौल ले जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। पिस्तौल तब ले जा सकते थे जब उन्हें अधिक से अधिक लोगों को मारना होता या फिर वहां से भागना होता, पुलिस से मुठभेड़ की तैयारी होती, तो उस स्थिति में पिस्तौल ले जाते। दल के जो लोग हैं जो पूरी तरह से इस योजना में शामिल थे, उन सबने भी यही कहा है कि दरअसल वो पिस्तौल जिसे अदालत में बाद में पेश किया गया कि यह पिस्तौल भगत सिंह से छीनी गई थी असेंबली में और इसी पिस्तौल से सैंडर्स की हत्या हुई। यह सैंडर्स हत्या में भगत सिंह के खिलाफ चूंकि कोई और सबूत मिल नहीं पा रहा था, उससे साबित करने के लिए जबरदस्ती एक पिस्तौल प्लांट किया गया था सरकार के द्वारा। हमने इस मामले पर काफी पहले भगत सिंह के भांजे और भगत सिंह के सबसे बड़े जानकार प्रोफेसर जगमोहन जी से भी बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि सच यही है कि पिस्तौल भगत सिंह के पास नहीं थी उस समय, क्योंकि ये मुठभेड़ करने नहीं लोग गए थे, ये वहां गोली चलाने नहीं गए थे, और ये कोई औचित्य ही नहीं बनता कि अधिक ये हथियार लेकर के क्यों जाते, जब उद्देश्य साफ था कि हमें करना क्या है। लेकिन पुलिस ने वहां प्लांट किया था, सरकार ने ये पूरी एक षड्यंत्र का जाल बिछाया भगत सिंह को फंसाने के लिए, साबित करने के लिए कि भगत सिंह ने इसी पिस्तौल से सैंडर्स को मारा था, और ये चीज जबरदस्ती साबित की जा रही थी। रामशरण दास के बयान से भी हम लोग देख चुके हैं, जो पिछला हम लोग बयान देख रहे थे, कि किस तरह से सभी गवाहों को पुलिस रट्टा मार करके सब कुछ याद करवा रही है, बयान दिलवा रही है कि ऐसे ऐसे अदालत में बोलना है। मतलब जो वादा माफ गवाह बन गया, जो भी जितने भी लोग वादा माफ गवाह बने थे, उन सबको पुलिस ने एक एक पर्चा दे दिया था याद करने के लिए, पूरा बयान याद करवाया जाता था कि ऐसे ऐसे बोलना है, इस लाइन को ऐसे बोलना है, सच है या झूठ है उससे कोई मतलब नहीं। रामशरण दास जब अपने बयान से मुकर गए थे तो उन्होंने कहा भी था, और पुलिस अदालत को उन्होंने सबूत भी दिया था, कागज भी, कि देखिए हमको पुलिस जबरदस्ती इस चीज को याद करवा रही है, हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सब बातें झूठी हैं। जाहिर सी बात है कि बाकी जो वादा माफ गवाह रहे होंगे या सरकार के पक्ष के जो और भी गवाह होंगे, उन्हें भी इस तरह से बयान देने पर मजबूर किया गया होगा, बयान रखवाया गया होगा। इस चीज को सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगत सिंह के पास दरअसल असेंबली में बम फेंकने के बाद उनके पास से कोई पिस्तौल जब्त नहीं की गई थी, उनके पास पिस्तौल थी ही नहीं, और ये पिस्तौल प्लांट किया गया था। और इस मामले में ट्रिब्यूनल में भी काफी मतभेद आया है, जो सामने अभी वो कहानी बहुत सारी नहीं आ सकी है दुनिया में, लेकिन इस पर शोध लगातार जारी है, वो हम लोग चर्चा अभी आगे करेंगे।
फिर हम लोग लौटते हैं सार्जेंट टेरी के बयान की तरफ। इस चीज को जान लीजिए, सुखदेव ने यहां क्लियर किया है कि भगत सिंह के पास कोई पिस्तौल नहीं थी। सार्जेंट टेरी आगे कहता है कि यह तुमने किया है, और फिर गिरफ्तार कर लिया। मैंने भगत सिंह का बायां बाजू अपने दाएं बाजू के नीचे और बीके दत्त का दायां बाजू अपने बाएं बाजू के नीचे दबा लिया। देखिए कितना बहादुर इंसान खुद को बता रहा है। दो नौजवानों को एकदम दबा लिया है अपने बगल में। तब मैं उन्हें सीढ़ियों से कॉरिडोर ले गया। कॉरिडोर पहुंचने पर मुझे पॉइंट के बिल्कुल पीछे मिस्टर जॉनसन ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिला, और फिर वो बाकी सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे ये हुआ। बाद में सार्जेंट मैक्रेडी और साथ में पैकिस्टनक, मिस्टर जी ओबराय, हंसराज, प्रेमचंद सब इंस्पेक्टर वगैरह का नाम लेता है कि ये सब लोग पहुंचे। मिस्टर ओबराय व्यापारी हैं। उनके आने के बाद मिस्टर जॉनसन ने दोनों की तलाशी ली। अभी हम तलाशी ले रहे थे तो उस समय कुछ और भी लोग पहुंच गए। भगत सिंह के पास से एक भरी पिस्तौल की मैगजीन बरामद हुई। बटुकेश्वर दत्त के पास कोई हथियार नहीं था। आगे बताता है कि उस कमरे में शहाब अली सब इंस्पेक्टर ने बरामद हुई वस्तुओं की एक सूची तैयार की। उस पर मैंने भी हस्ताक्षर किए। जो दस्तावेज है एग्जिबिट PEX नंबर 1, उस पर जो बरामदगी की सूची है, मैं अपना हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। मैं पहचानता हूं कि वो मेरा हस्ताक्षर है। भगत सिंह के कपड़ों के बारे में टेरी बताता है कि उस समय भगत सिंह सफेद छोटे छोटे चेक वाले ब्लू भूरे रंग का कोट पहने हुए थे, खाकी रंग के हाफ पैंट और शर्ट पहने हुए थे। शॉर्ट्स यहां लिखा है, शॉर्ट्स जो अभी हम लोग पहनते हैं, निकर या हाफ पैंट या जो भी उसको आप कहते होंगे, तो वो शॉर्ट्स पहने हुए थे। और यह भी कहता है कि जब हमने भगत सिंह को अरेस्ट किया तो उस समय माथे पर कुछ नहीं था। आमतौर पर ये लोग जानते हैं कि उस समय भगत सिंह हैट पहने हुए थे, लेकिन ये कह रहा है कि माथे पर कुछ नहीं था। लेकिन मिस्टर कॉलिंस के कमरे में मैंने उसे हरे और हल्के बादामी से मध्यम रंग के फ्लैट हैट पहने हुए देखा। मुझे नहीं मालूम कि वह हैट कहां से आया। और साथ ही बताता है कि बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त खाकी निकर और कमीज और हल्के आसमानी रंग का कोट पहने हुए थे और नंगे सिर थे। एग्जिबिट P493 उस टाइप की टोपी है जो भगत सिंह ने उस समय पहनी हुई थी। एग्जिबिट 856 भगत सिंह के कोट जैसा है, और एग्जिबिट P726 बटुकेश्वर दत्त के कोट जैसा है। आगे वो बताता है कि एग्जिबिट P480 वही पिस्तौल है और उस पर नंबर भी अंकित है 168896। यहां पर जस्टिस आगा हैदर एक सवाल करते हैं तो वो बताता है कि मैंने किसी सरकारी रजिस्टर में यह नंबर, जो पिस्तौल का नंबर है, वो दर्ज नहीं किया। आप लोग जानते होंगे कि वहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चे भी फेंके थे HSRA के। तो उसके बारे में कहता है कि मैंने वो लाल रंग के पर्चे देखे थे जो दोषी की गिरफ्तारी के समय मिले थे। पर्चे मोटे कागज के थे और उन पर शीर्षक छपा हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। शीर्षक के नीचे कमांडर इन चीफ अक्षर छपे हुए थे और उस पर बलराज के हस्ताक्षर थे। एग्जिबिट PEX 3 उसी तरह का पर्चा है, उस पर भी वैसे ही हस्ताक्षर थे जैसे मैंने उन पर्चों पर देखे थे। इसके बाद मैंने बटुकेश्वर दत्त को एक शिनाख्त परेड में देखा। भगत सिंह के हैट को लेकर के जस्टिस आगा हैदर भी सवाल करते हैं, तो फिर वो बताता है कि जब मैंने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था तो मैंने गिरफ्तारी वाले स्थान पर कोई हैट पड़ा हुआ नहीं देखा था। दोनों उस समय नंगे सिर थे। आगे फिर वो शिनाख्त करता है जाकर के जेल में, उसके बारे में बयान देता है और फोटो देखता है। फोटो देख करके भी कहता है कि जो एग्जिबिट 229 है ये बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त की फोटो है, और एग्जिबिट P231 जो है वो भगत सिंह की फोटो है। और इसके साथ ही गवाह नंबर 18 यानी सर्जेंट टेरी का बयान खत्म होता है। अगले गवाह का बयान हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।